हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग की बात करने वाले हैं। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने मेजर थ्योरीज एंड मॉडल्स को पढ़ा था। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स और हमारी पूरी की पूरी साइकोलॉजी की सीरीज़ जो चल रही है, वो अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट भी बनी हुई मिल जाएगी हमारे चैनल पर, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में इसके जो पार्ट्स हैं वो भी, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में जेरोम ब्रूनर के बारे में पढ़ा था जब उन्होंने स्कैफोल्डिंग की बात की थी, लेकिन यहाँ पे हम ले वाइगोत्स्की की बात करने वाले हैं, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, राइट। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट माने जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा कहते थे कि जो बच्चा है वो कहाँ से सीखता है, वो अपने सोशल जो वर्क्स हैं या सोशल काम कल्चर वर्क्स हैं उनको वो कर करके, या उनमें जो उस कामों को करने में जो लोग उनकी सहायता कर रहे हैं उनसे वो सीखता है। तो अब एक बार डिटेल में जान लेते हैं कि वो एक्चुअली में क्या कहते थे। तो उन्होंने कहा कि जो लेव वाइगोत्स्की थे उन्होंने फोकस किया हाउ अ चाइल्ड और नो वॉइस थिंकिंग इज influenced by a relationship with others who are more capable, knowledgeable और expert than the learner। अब ये कह रहे हैं कि जो बच्चा है वो कैसे इन्फ्लुएंस होगा, जो उसके रिलेशनशिप में लोग हैं, मतलब जो उसके आसपास के लोग हैं जो उससे ज़्यादा कैपेबल हैं उन कामों को करने के लिए, या ज़्यादा नॉलेजेबल है या एक्सपर्ट है उन कामों को करने के लिए, वो उनको देख करके इन्फ्लुएंस होता है, राइट। उसके बाद ले वाइगोत्स्की made the reasonable proposal that when a child is learning a new skill or solving a new problem, he or she can perform better if accompanied and helped by an expert than if performing alone। कि अब उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा है वो जो काम वो कर रहा है या जो वो स्किल सीख रहा है या कोई न्यू प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहा है, उस काम को वो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा अगर उसका जो गाइडेंस है वो कोई ऐसा पर्सन कर दे जो उससे ज़्यादा इन चीज़ों में एक्सपर्ट है, या जो इस चीज़ को फेस आउट कर चुका है। इस तरह से कोई भी पर्सन अगर वो उसकी हेल्प कर देता है तो बच्चा जो है जितना वो अभी परफॉर्म कर रहा है उससे कई गुना बेटर वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा, राइट। तो इस चीज़ की उन्होंने बात की थी। अब वाइगोत्स्की कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन सोलो परफॉर्मेंस एंड असिस्टेड परफॉर्मेंस द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, राइट। उन्होंने जो बच्चा अकेले काम कर रहा था, राइट। अभी सबसे पहले हम यहीं पे समझते हैं कि एक बच्चा काम खुद कर रहा है, ये वो अलोन कर रहा था, और एक काम उसने किसी की हेल्प लेकर के की, राइट। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिफरेंस, राइट। इसको हम और अच्छे से समझेंगे। उससे पहले कि ये जो ZPD थी, राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा गया कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एक इंटरमीडिएट चेंज सा जो आपको देखने को मिलता है। अगर हम इस पिक्चर में देखें तो आप देखेंगे जो बीच वाला एरिया है वो क्या है, थिंग्स द लर्नर कैन डू हिज ओन। ये वो हिस्सा है जहाँ पे बच्चा खुद ही जो काम है वो कर सकता है, राइट। और अगर सबसे बाहर वाला आप हिस्सा देखेंगे, थिंग्स द लर्नर कैन नॉट डू, यहाँ पे जो बच्चा है वो अपने काम या जो वो काम सीख रहा है वो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे उसको क्या, किसी ऐसे एक्सपर्ट इंसान की मदद लगेगी जो उसको उसके गोल तक पहुँचाने में उसकी हेल्प करे। अब इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस है, मतलब कि बीच का ये जो जोन है, इसी को उन्होंने द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा, राइट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, थिंग्स द लर्नर कैन डू विद हेल्प। अब यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे जो उसका गाइड है वो उसको हेल्प करना शुरू करेगा और वो उसके
गोल तक पहुंचने में उसकी हेल्प करेगा, राइट। तो जो डिफरेंस है सोलो परफॉर्म करने का और असिस्टेड परफॉर्म करने का, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसी को द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा गया, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, द टीचर्स रोल इन साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, कि टीचर का क्या रोल है। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हम दोनों जो है वो लास्ट वीडियोस में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। अब हम इन दोनों का एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो साइकोलॉजिकल एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हैज़ डिफरेंसेस दैट suggested different ways of teachers to teach most effectively, राइट। तो ये अलग अलग तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे को सिर्फ साइकोलॉजिकल ही कंस्ट्रक्ट करें, आप सोशली उसको कंस्ट्रक्ट करें ही ना, राइट। तो ये दोनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं या कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये बच्चे के बड़े होने के लिए या उसके हर एक बिहेवियर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके डेवलपमेंट के लिए ये दोनों कंस्ट्रक्टिविज्म्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। द थ्योरेटिकल डिफरेंस आर रिलेटेड टू 3 आइडियाज़ इन पर्टिकुलरली, राइट। तो ये 3 आइडियाज़ में जो है वो डिफ़र करते हैं। अगर हम थ्योरेटिकल बात करें तो द रिलेशनशिप ऑफ लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, राइट। तो लर्निंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उस पर से ये डिफ़र करता है, राइट। क्योंकि साइकोलॉजिकल बच्चे के ऊपर लर्निंग का कुछ और प्रभाव पड़ रहा है और सोशल जो है वो बच्चे के ऊपर कुछ और प्रभाव पड़ रहा है, राइट। साइकोलॉजिकल लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, राइट। सोशल भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट है, राइट। अब इनमें कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, बिल्कुल वो लॉन्ग टर्म है, राइट। साइकोलॉजिकल भी कई एस्पेक्ट्स में ये चीज़ पीछे छोड़ सकता है कि कुछ चीज़ें वहाँ पे लॉन्ग टर्म नहीं होती है। टाइम के साथ बच्चा जो है वो कुछ चीज़ें भूल जाता है या कुछ चीज़ें लैक कर जाता है कई बार, राइट। उसके बाद द रोल और मीनिंग ऑफ जनरलाइजेशन एंड अब्स्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे ये क्या बात करना चाह रहा है कि जनरलाइजेशन का देखिए मतलब क्या होता है कि जो स्टेटमेंट सभी के लिए सेम है, राइट। तो अब हमें ये देखना है कि बच्चा जनरलाइजेशन का मतलब किस तरह से समझ रहा है या अपना रोल जनरल तरीके से किस तरह से प्ले कर रहा है, या फिर डेवलपमेंट के ड्यूरिंग वो खुद की भी अब्स्ट्रैक्शंस करेगा, मतलब कि खुद के भी वो न्यू आइडियाज़, किस तरह के क्वालिटी के आइडियाज़ वो सोच रहा है, किस तरह के क्वालिटी ऑफ थिंकिंग पे वो काम कर रहा है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं, राइट। और सोशली और साइकोलॉजिकली ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़र करती हैं, राइट। अगर जनरलाइजेशन की बात की जाए तो सोसाइटी के बेस पे हमें जनरल आइडियाज़ पर ही चलना पड़ता है, राइट। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो खुद के एब्स्ट्रैक्ट किए हुए आइडियाज़ को हम बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं द मैकेनिज्म बाय विच डेवलपमेंट अकर्स। तो अब ये देखिए साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उसकी कैसी हो रही है, राइट। इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा कि बच्चे की डेवलपमेंट कैसी होगी, राइट। तो दोनों सोशली अगर कोई बच्चा डेवलप हो रहा है और एक सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली डेवलप हो रहा है तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर रहेगा, राइट। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म फॉर टीचर। अब किस तरह से जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसका इम्प्लीकेशन जो है वो एक टीचर करेगा। तो इसमें जनरली बात की जाती है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की, क्योंकि ये एक कोग्निटिव डोमेन है, मतलब कि ये कोग्निटिव जो डेवलपमेंट है बच्चे की उसको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉलेज की। तो जब नॉलेज बच्चा गेन कर रहा है तो मतलब क्या है कि वो चीज़ें याद रखेगा, फैक्ट्स को रिकॉल करेगा, इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में प्रोसेस करेगा, राइट। प्रोसीजर्स को अच्छी तरह से लर्न करेगा, तभी वो नॉलेज लेगा हर एक चीज़ की। नॉलेज लेने के बाद कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब कि अब वो फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना सीख चुका है, राइट। उसके बाद इन्फॉर्मेशन को किस तरह से उसको कहाँ पे किस चीज़ को इस्तेमाल करना है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। उसके बाद एप्लीकेशन,
राइट। तो जो भी उसने अब तक सीखा है वो किस तरह से न्यू सिचुएशंस में उन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर रहा है, या एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो उन इंफॉर्मेशंस को यूज़ कर रहा है, तो दैट इज़ एप्लीकेशन, राइट। उसके बाद एनालिसिस, चीज़ों का किस तरह से वो एनालिसिस कर रहा है, राइट। इंफॉर्मेशन जो उसने गेन की है किस तरह से वो उनमें कह सकते हैं कि डिफरेंस कर पा रहा है, राइट। एक कॉन्सेप्ट को या एक प्रोसीजर को वो किस तरह से देख रहा है कि ये कितना मेरे लिए वैल्यूएबल है, कि जो चीज़ है जिसको मैं करना चाहता हूँ ये कितना मेरे लिए कारगर है, मेरे लिए कितने अच्छे तरीके से जो भी मैं प्रोसेस अपने दिमाग में सोच रहा हूँ ये काम करेगा, राइट। तो दैट इज़ एनालिसिस। जो भी उसने इन्फॉर्मेशन गेन की है उसको वो एनालाइज करेगा। उसके बाद क्या है, सिंथेसिस। तो कंबाइनिंग एलिमेंट्स और पार्ट्स इनटू अ न्यू ऑब्जेक्ट, आइडिया और प्रोसीजर। अब उसने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन ली थी उन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया, या फिर पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया किसी न्यू ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, या कोई न्यू आइडिया बनाने के लिए, या कोई न्यू प्रोसीजर को सिंथेसिस करने के लिए, राइट। तो ये सिंथेसिस में आएगा। उसके बाद क्या करेगा वो, सबसे लास्ट में वो करेगा इवैल्यूएशन, राइट। इवैल्यूएशन कैसे होगी, तो असेसिंग एंड जजिंग द वैल्यूज और आइडियाज़ या ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या आइडिया काम कर रहा है, क्या ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, क्या मटेरियल काम कर रहा है, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। जो जितनी उसको उम्मीद थी क्या वो उस उम्मीद पे खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, तो ये क्या है, इवैल्यूएशन है। तो ये जो पूरी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ये हमारा एक कॉग्निटिव डोमेन है जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करता है, राइट। अब यहाँ पे बात आती है मेटाकोग्निशन की, राइट। एक स्टेज ऐसी आती है कि बच्चा जो है वो खुद से मतलब सेल्फ असेसमेंट करना सीख जाता है, या खुद को सेल्फ डायरेक्शन देना जो है वो सीख जाएगा, राइट। तो मेटाकोग्निशन क्या है, द रिजल्टिंग सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ डायरेक्शन of learning often goes by the name of metacognition. Metacognition क्या है, an ability to think about and regulate one's own, मतलब कि खुद के बारे में सोचना, ऐसी एक एबिलिटी जिसमें जो इंसान है या बच्चा है वो खुद के बारे में सोच रहा है और खुद को ही वो फिर ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है कि उसको खुद के गोल्स के लिए कैसे प्लानिंग करनी है या सब कुछ कैसे करना है, राइट। तो ये क्या है, सेल्फ असेसमेंट। बच्चा खुद को ही असेस कर रहा है, क्या मैं ये काम कर सकता हूँ, क्या मैंने जो किया वो सही किया, राइट। सेल्फ डायरेक्शन, मुझे ये काम ऐसे करना है, मैं कल जाऊंगा, सुबह इतने बजे उठूंगा, सब प्लानिंग कर रहा है वो, राइट। तो यही क्या है, ये जो ऐसी एबिलिटी है खुद के बारे में सोचने की या खुद को रेगुलेट करने की, इसको ही मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। अगर हम इसको इस डायग्राम की मदद से समझें तो ये एक साइकिल की तरह है, राइट। सबसे पहले आपने एक अप्रोच प्लान की, राइट। कोई आपने प्लानिंग कर ली किसी भी काम के लिए या कुछ भी, राइट। आपने एक अप्रोच प्लान की, राइट। फिर उसके बाद आपने कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई की उस जनरल काम को पूरा करने के लिए, राइट। उस स्पेसिफिक काम को आपने पूरा करने के लिए एक स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया, राइट। अब जब आपने अप्लाई किया तो उसका आपको रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं साथ साथ में दिख रहा होता है। आपके जो काम है, राइट, ऐसा कह सकते हैं जो आपके रहने का तरीका है या हर उठने का तरीका, वो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, राइट। उसी तरह से जब हम कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं या आपने कोई स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी रिफ्लेक्शन ज़रूर देगा ड्यूरिंग आप वो काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा, असेस द टास्क। जो आप टास्क करना चाहते हैं उसको आप असेस करेंगे कि जो मैंने स्ट्रेटजी प्लान की है क्या लगता है कि वो उसके हिसाब से है या नहीं है, राइट। असेस करने के बाद क्या होगा, इवैल्यूएशन होगी। किसकी, कि आपकी उस काम के दौरान क्या स्ट्रेंथ्स रही, कहाँ पे आपकी कमी रही, राइट। तो हर एक चीज़ को आप इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के बाद आप एक न्यू अप्रोच जो है वो प्लान कर सकते हैं उस हिसाब से कि आपकी वीकनेस कहाँ है, मुझे वहाँ पे काम करना है। जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं मुझे उनको तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है, लेकिन जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं मुझे उन्हें भी कवर अप करके चलना है। तो ये खुद को जो सेल्फ डायरेक्शन देने वाली जो चीज़ है यही मेटाकॉग्निशन है, राइट। तो आई होप आपको फ्रेंड्स आज समझ आया होगा, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। और इसी के साथ हमारा ये पूरा टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। सारे जो भी मेजर थ्योरीज और मॉडल्स इस कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं वो हमने अच्छे से कवर अप कर लिए हैं।
अगर आपको कहीं पे कहीं कन्फ्यूज़न लगती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।